नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सी टेट का तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 13 जनवरी तक आपका एग्जाम होगा और सिलेबस आपका बदल गया है। उसी सिलेबस पर आधारित मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन कराने वाला हूं। काफ़ी अच्छा तरीका से आपको एनसीईआरटी पैटर्न से मैं पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे आप सभी को ही। यदि आप अच्छे से पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आप का टॉपिक जो है वह क्लियर हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, जिसमें आपको यही सिलेबस पढ़ना है। आपको 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है पर्यावरण में पढ़ना, जिसमें 15 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल से पौधा, है ना, पौधे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो पौधा से संबंधित जितने भी प्रश्न होगा आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, जिसमें 6 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था जनवरी में, जिसमें 5 क्वालिफाई हुआ। 6 में 5 मेरे यहाँ से ऑफलाइन भी क्लास चलते हैं। और पिछली बार जो हुआ था 2019 के एग्ज़ाम में, तो छठे चरण में शिक्षक भी बन चुकी है। ये स्टूडेंट जो है वह छठे चरण में चयन हो गया है इस स्टूडेंट का। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में और भी बताऊंगा डिटेल से। सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है। अगर यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, इस वीडियो का पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा प्ले स्टोर से। वहाँ आप लोग ऑनलाइन बोर्ड स्टडी लिखिएगा टेलीग्राम पर, आपको फ्री में मिलेगा पीडीएफ, है ना। टेलीग्राम लोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी लिखिएगा, वहाँ पे आपका पीडीएफ फ्री में वहाँ मेरा मिल जाएगा। चलिए देखिए, पढ़ना यही है पौधे के बारे में जो आपके सिलेबस में है। पूरा जितना भी पौधा से संबंधित टॉपिक है क्लियर कराने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लॉन्ग जाएगा वीडियो। प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। पौधे के प्रकार। आकार के आधार पर पौधे के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार मैं आपको बताऊं, साग। साग जो होता है ना, साग सब्जी आप लोग जाते हैं मार्केट में खरीदने, समझ करके पढ़ना है, वो छोटे छोटे होते हैं, पता है। दूसरा टॉपिक क्या है, यह तना कोमल होता है, हरा रंग का होता है, इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि हरे साग सब्जियां खाया कीजिए। और तीसरा टॉपिक है कि इसमें बहुत सारी शाखाएं होती है साग में। अगर साग देखा जाए तो बहुत सारी शाखाएं होती है साग में। ठीक है, उदाहरण के लिए धनिया देखे हैं आप लोग, बहुत सारी शाखाएं होती है, हरा भी होता है। गेहूं भी आता है साग के अंतर्गत, देख लीजिएगा एग्जाम में पूछेगा गेहूं क्या है, तो पौधा झाड़ी इस तरह से पूछेगा। तो गेहूं भी साग है, धान भी साग के अंतर्गत आता है, मेथी भी साग के अंतर्गत आता है, पालक भी साग के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन साग है। ठीक है, अगला है झाड़ी। टॉपिक बहुत बड़ा है पौधा का, पूरा क्लियर कराने वाले हैं। झाड़ी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, झाड़ी जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, झाड़ी के बारे में पढ़ना है। झाड़ी जो होते हैं ये साग के बड़े होते हैं, है ना। साग जो होता है ना, साग उससे बड़ा होता है। इसका तना थोड़ा कठोर होता है और ज़्यादा मोटा नहीं होता है। कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। झाड़ी, इसमें सारी शाखाएं होती है, कई शाखाएं होती है झाड़ी में, जो तने के पास से निकलती है। झाड़ी का चित्र है यहाँ पे। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए झाड़ी में देख लीजिए कौन कौन सा आएगा। गुलाब आएगा, नींबू आएगा, गुड़हल आएगा, इत्यादि आएगा। तब पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में कौन झाड़ी है, गुलाब, नींबू और गुड़हल, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है वृक्ष। वृक्ष का प्रश्न है कि ये झाड़ी से बड़े होते हैं। वृक्ष जो होता है वो झाड़ी से बड़ा होता है। इनका तन्ना मोटा, गहरा और भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसमें कई सारी शाखाएं होती है जो तन्ने के ऊपरी भाग से निकलती है। वृक्ष के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना। ये आपका वृक्ष का पेड़ है ना। देखिए, उसके बाद है, उदाहरण के लिए जान जाइए कि वृक्ष में कौन कौन आएंगे। तो आम आएंगे, अमरूद आएंगे, जामुन आएंगे, नीम आएंगे और किक्कर आएंगे, पीपल आएंगे। ये सब क्या है, झाड़ी है। अब क्या पढ़ना है कि उपयुक्त
उन पौधों को जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं, ठीक है, और सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं, उन पौधों के बारे में भी आप पढ़ लीजिए जो खड़ा नहीं हो सकता है। तो एक तो है आपका यहाँ पे क्या, विसर्पी लता। ये पौधे के ज़मीन पर फैल जाते हैं, जैसे कि आप लोग देखें लौकी का पौधा देखे हैं, वो नीचे लतर जाते हैं, फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए पुदीना, पुदीना भी होता है, वो भी लतरने का काम करता है। तरबूज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, खरबूज, खीरा, ये सब जो होते हैं ना, वो लतर जाते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आरोही लता। मतलब कि आरोही लता में कौन आता है, जो किसी पौधे पर क्या होते हैं, इस प्रकार से चढ़ जाते हैं, उसको आरोही लता कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे लिख लीजिए मनी प्लांट, मटर आदि, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, आरोही लता होते हैं। ठीक है, लौकी का भी आ जाएगा। चलिए अगला है टॉपिक कि पौधे के भाग, क्या क्या भाग होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। न्यू सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ। लगभग सभी पौधे जड़, तना, पत्ती, फूल पाए जाते हैं सभी पौधे में। शैवाल में ये चीज़ नहीं दिखाई देती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा शैवाल में क्या नहीं होते हैं, तो जड़ नहीं होते हैं, तना नहीं होते हैं, पत्ती नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक पौधा है जिसमें फूल का चर्चा किया गया है, पत्ती का भी चर्चा किया गया है, तना भी है, जड़ भी है, जो आप लोग देख रहे हैं इसको। अगला देखिए, जड़ के बारे में पढ़ना है। देखिए जड़ पौधे का भूमिगत भाग है जो हरे रंग का नहीं होता है। जड़ जो है हरे रंग का नहीं होता है। अब देखिए जड़ के क्या कार्य है। देखिए जड़ का जो कार्य है, फर्स्ट कार्य यहाँ पे दिया हुआ है कि जड़ जो होता है वो पौधे के जमीन में जकड़ कर रखता है। पौधे को क्या करता है, जमीन में जकड़ कर रखता है ताकि पौधा गिरे नहीं। दूसरा टॉपिक क्या है, जड़ मिट्टी में मौजूद जल, खनिज पदार्थों को अवशोषित करता है। ठीक है, कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करता है, कुछ जो जड़ होता है वो भोजन एकत्रित करने का काम करता है। अब देख लीजिए जड़ का प्रकार, यहाँ पे आप सभी कोई देख लीजिए कि जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि जड़ कितने, पौधे में जड़ कितने प्रकार के होते हैं। जवाब दीजिएगा, एक होता है मूसला जड़। मूसला जड़ आप समझते हैं, मूसला जड़ बोले तो ये जो मोटा वाला जो भाग है उसको मूसला जड़ कहते हैं, है ना। ये मोटा वाला भाग को नीचे की ओर जाता है उसको मूसला जड़ कहते हैं। एक होता है झाखड़ा जड़, ये आपको झाखड़ा जड़ है, यहाँ पे देख लीजिए। झाखड़ा बोले तो झाड़ी टाइप का जड़, उसको झाखड़ा जड़। तो दो जड़ हो गया, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम लोड करके ऑनलाइन बोर्ड स्टडी पर जाकर के आप ले लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम पर लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, वहाँ आपको मैं मिल जाऊँगा और वहाँ पे पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। चलिए मूसला जड़ के बारे में जानते हैं कि मूसला जड़ क्या चीज़ है ना। सबसे पहले मूसला जड़ के बारे में पढ़ना है। मूसला जड़ के बारे में अगर देखा जाए तो मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन आदि पौधे में पाई जाती है। मूसला जड़ किस में होते हैं, मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन आदि में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। यही प्रश्न पूछेगा कि मूसला जड़ किन पौधों में पाया जाता है, तो जवाब दीजिएगा मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन आदि के पौधे में पाई जाती है। मूसला जड़ में हम खाते हैं, क्या क्या मूसला जड़ में हम लोग खाने का काम करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि वैसा मूसला जड़ बताइए जिसे हम लोग खाते हैं, तो जवाब दीजिएगा मूली, गाजर, सलगम, शकरकंद, ट्रेपियोका, चुकंदर, ये सब मूसला जड़ जो है वो खाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि मूसला जड़ का नाम बताए जिसे हम लोग खाते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा, याद रखें। और पीडीएफ जरूर लेकर के आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले। झाखड़ा जड़ देखिए, झाखड़ा जड़ जो अभी बता झाड़ी की टाइप का, गेहूं में होता है, घास में होता है, केला में होता है, मक्का में होता है, गन्ना में होता है और आदि पौधे में पाई जाती है झाखड़ा जड़। और सारे बहुत सारे होते हैं झाखड़ा जड़, ठीक है। जैसे बांस का बांस भी होता है, उसमें भी झाखड़ा जड़ होते हैं। बांस जो होता है वो झाड़ी के अंतर्गत आता है।
देखिए झाखड़ा जड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब देखिए मूसला जड़ का तो कोई प्रकार नहीं था, लेकिन झाखड़ा जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट प्रकार है रेशेदार, मतलब रेशा टाइप का। रेशेदार में कौन कौन आते हैं? तो प्याज, है ना। प्याज देखे हुएगा उसमें, जैसे कि मैं आपको बना करके बता देता हूँ, इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से निकला रहता है, होता है ना दोस्त। चलिए, तो प्याज में जो होता है वो झाखड़ा जड़ें होती है। लहसुन भी देखिएगा इसी प्रकार से, लहसुन का भी संरचना होता है, ठीक है। तो लहसुन में भी आपको झाखड़ा जड़ मिल जाएगा, ठीक है। तो रेशेदार जड़, झाखड़ा जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग रेशेदार, और रेशेदार में कौन कौन आएगा? प्याज और लहसुन। तो क्वेश्चन पूछेगा रेशेदार पौधे, रेशेदार जड़ वाले पौधे कौन है? तो प्याज और लहसुन, ठीक है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। देखिए झाखड़ा जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जड़ देख लेते हैं। ये झाखड़ा जड़ हो गया है प्याज लहसुन का। ये दूसरा है परजीवी। परजीवी जड़ देखिएगा, कोई कोई पौधा होता है उसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए एक पौधा है, उसके ऊपर क्या होता है, उस पर लतरने का काम करता है, लेकिन उसका जड़ नहीं होता है, पौधे पर ही लतर करके रह जाता है। तो परजीवी जड़ इसी को बोलते हैं। परजीवी जड़ें दूसरे पौधे के ऊपर रहती है, जैसे अमरबेल, पीला पीला कलर का देखे हुएगा किसी किसी पौधे पर लतरने का काम करता है, वो ऊपर ही रहता है, ठीक है। पीला कलर का इस प्रकार से लतरता है पौधे के ऊपर ही, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अमरबेल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमरबेल में किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं? तो परजीवी जड़ पाए जाते हैं, ठीक है। प्याज में तो रेशेदार, लहसुन में कैसा जड़? तो रेशेदार जड़, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ। आगे देखिए अवस्तंभ जड़ें, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती है, जैसे कि बाजरा, मक्का, गन्ना। देखिए होइएगा बाजरा, मक्का, जैसे गन्ना का मैं फिगर में बना करके बताता हूँ। मान लीजिए गन्ना है, तो उसमें जो जड़ होते हैं इस प्रकार से निकले होते हैं गन्ना में, है ना। बाजरा भी देखिएगा, बाजरे की खेती अगर करते होंगे या आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे, इस प्रकार से जड़ होते हैं। तो इसको बोलते हैं, क्या होता है, अवस्तंभ जड़ किसे कहते हैं? जो भूमि के ऊपर से निकलता है, भूमि के अंदर नहीं, अंदर तो होता ही है, लेकिन जो भूमि के ऊपर निकलता है उसको क्या कहते हैं? अवस्तंभ जड़, ठीक है। जैसे कि देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछेगा बाजरा, मक्का, गन्ना में किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं? तो जवाब दीजिएगा अवस्तंभ जड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बनेगा कि स्तंभ क्या होता है? ये टहनियाँ से निकलती है और स्तंभ की तरह होती है। जैसे बरगद का पेड़ देखे हुएगा, तो उस बरगद का पेड़ में इस प्रकार से मैं बना करके बता देता हूँ। मान लीजिए बरगद का पेड़ है, तो इस प्रकार से लटका हुआ होता है, वो नीचे जमीन तक चला जाता है, देखे होंगे ना। तो उसको बोलते हैं स्तंभ जड़। अवस्तंभ तो देख लिए हैं, अवस्तंभ ऊपर ही निकलता है, लेकिन स्तंभ जड़ क्या होता है कि टहनी से लटक करके जमीन में चल जाता है, उसको स्तंभ जड़ कहते हैं। जैसे कि बरगद ही है मात्र, बरगद में किस प्रकार के जड़ होते हैं? तो स्तंभ होते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्तंभ और अवस्तंभ और स्तंभ जड़ों वाले पौधे में जमीन के नीचे भी जड़ें होती है ना। दोनों में जमीन के नीचे जड़ होता है। सभी को जानता है कि बिना जड़ का, जमीन के नीचे बिना जड़ का नहीं होगा। लेकिन एक अमरबेल है जो परजीवी जड़ है और ऊपर ही होता है, जमीन के नीचे उसका जड़ नहीं होता है। चलिए तना, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जमीन के नीचे किसके जड़ नहीं होते हैं? तो अमरबेल के पौधे के, ठीक है। तो क्वेश्चन भी समझते चले। तन्ना देखिए, तन्ना के बारे में अगर देखा जाए तो तन्ना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जड़ और खनिज पौधे को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। चलिए अगला टॉपिक है कि तन्ने से पत्तियां और टहनियां निकलती है। तन्ने से क्या होते हैं? पत्तियां और टहनियां निकलती है, याद रखिएगा। चलिए आगे आगे कहा जा रहा है तन्ना के बारे में कि कुछ पौधे के तन्ने जमीन के नीचे होती है ना। कोई कोई तन्ना होता है, जैसे कि आलू, है ना, आलू तन्ना होता है,
याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बहुत हिट है, वीवीआई प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तना है। एक क्वेश्चन आएगा सीटेट में, देख लीजिएगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि निम्नलिखित में कौन तना है। तो आलू तना होता है, प्याज तना होता है, अदरक तना होता है, लहसुन तना होता है, हल्दी तना होता है, प्रकंद। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन तना है। तो आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, है ना। तना, उसके बाद कहा जा रहा है कि तना हरा और भूरे रंग का होता है। आगे देखिए पत्ती के बारे में देखते हैं। पत्ती के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पत्तियां तने और टहनियाँ से निकलती है। पत्ती जो होता है तना से भी निकलेगा और टहनी से भी निकलेगा। टहनी बोले तो क्या, शाखा, डाली। चलिए अगला क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग पौधे की पत्तियां का आकार अलग अलग होता है, सभी को जानते हैं। जैसे कि कमल की पत्तियां गोल होती है, मक्के की पत्तियां लंबी होती है, पीपल की पत्तियां पान के जैसा दिखाई देती है, और नीम की पत्तियां में कई सारी छोटी छोटी पत्तियां होती है, चीड़ की पत्तियां सुई जैसी होती है, गुलाब की पत्तियां धारीदार होती है, कटरीला टाइप का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पत्तियां के बारे में जान गए। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती है, परंतु कुछ पौधे की पत्तियां लाल, बैंगनी, पीले रंग की भी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए पतियों के कार्य बताना है कि क्या कार्य है ना। जब टॉपिक दिया है, मात्र 6 ही टॉपिक दिया है आपको पर्यावरण में पढ़ने के लिए, जिसमें मैं आपको फर्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। सभी टॉपिक बताऊंगा एक ही वीडियो में, एक वीडियो में एक टॉपिक। ठीक है, तो 6 वीडियो में 6 टॉपिक खत्म होगा। पतिया के कार्य देखिए क्या कार्य है कि पतियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, पत्तियां के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। याद रखिएगा, पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं, और गैस का आदान प्रदान इसी रंध्र के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आपका बन गया एग्जाम के लिए कि पत्तियां में गैसों का आदान प्रदान किसके, पत्तियों के किन भागों से होता है। तो रंध्र से होता है। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है कि पत्तियां में भोजन बनता है, और पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से पत्तियां भोजन का निर्माण करती है। और ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जब पत्तियां सूरज की रोशनी में रहे तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ ग्लूकोज का, जल का और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो ये जो क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषक अंगक कौन है। तो क्लोरोफिल, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। और पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, सूर्य का रोशनी आवश्यक है, और क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, जल का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा मैं बता दिया। आगे है कैक्टस। कैक्टस के बारे में देखिए, ये कांटेलिला होता है। नागफनी उसमें भी आता है। नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है, क्योंकि पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। हाँ, नागफनी एक पौधा है जिसमें पत्ती नहीं होता है लेकिन कांटा होता है, और वो कांटा पत्ती ही होता है। ठीक है, तो उसी कांटा में प्रकाश संश्लेषण होता है उसका, याद रखिएगा। पत्तियां के खुशबू, महक से पता चलता है कि वह पौधे की पत्तियां है। जैसे पुदीना, पुदीना जब आप महक लीजिएगा पता चल जाएगा आपको कि भाई ये पुदीना का पौधा है, पत्तियां है। धनिया, धनिया भी, आम का पत्ता भी आपको खुशबू से पहचान सकते हैं। नीम का, है ना, नींबू का भी काफ़ी अच्छा सुगंध होता है।
देखिए पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं होती है, देखते होइएगा आप सभी को, ये जो रेखाएं दिया हुआ है यहाँ पे, जो रेखाएं होती है उन्हें हम क्या, उसे हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बन गया, पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं होती है उसको क्या कहते हैं, तो सिरा कहते हैं। सिराओं की व्यवस्था सजावट सिरा विन्यास कहलाती है। सिरा विन्यास के सजावट को, सिराओं का जो सजावट होता है इस प्रकार से, उसको हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सिरा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जाली टाइप का, देखिए जाली टाइप का सिरा विन्यास है। एक समांतर होता है, देखिए समांतर समझते हैं, जैसे कि देखिए मैं बता देता हूं, इस प्रकार से पूरा समांतर होता है। एक जालिका, एक समांतर, ठीक है। देखिए जालिका के बारे में सबसे पहले पढ़ लीजिए कि किस किस में जालिका होते हैं। ये भी यहाँ पे दिया है कि जालिका सिरा विन्यास सिराएं एक जाल के रूप में होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास एक दूसरे के समांतर होती है, जैसे कि मैंने बताया। सिरा विन्यास के आधार पर पौधे की जड़ का पता लगा सकते हैं। जिन पौधे की पत्तियां जालिका सिरा होती है उन पौधे की जड़ मूसला होती है। एक क्वेश्चन बन गया कि मान लीजिए जिनका जैसे कि जो कोई पत्ती है, इस प्रकार से कोई पत्ती है जिसका जालिका है ना, जिस पत्तिया का जो सिरा विन्यास है वो जालिका होगा, उन पत्तियों में मूसला जड़ होगा। मूसला जड़ देखे है ना, उजला टाइप के नीचे की ओर होता है, ठीक है। मूसला बड़ा तो मोटा जड़, जैसे कि नीम का, जैसे कि पीपल का जालिका होता है। जब पीपल का पौधा जब सूखेगा ना तो देखिएगा जाली टाइप का होता है। गुलाब का भी सेम होता है। तो इस सब में क्या होता है, मूसला जड़ होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जालिका सिरा विन्यास वाले पत्तिया में किस प्रकार के जड़ होते हैं, तो बताइएगा मूसला जड़, ठीक है। मूसला जड़ में नीम, पीपल, गुलाब, याद रखिएगा। मूली भी आता है, ठीक है। समझेंगे तो सिलेबस हार्ड नहीं होगा अब की बार, काफी इजी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन। जिन पौधे की पत्तियां समांतर सिरा होती है, जैसे कि मैंने पत्ती के बारे में बताया, इस प्रकार से समांतर होती है, इस प्रकार से सिरा विन्यास होती है, उनकी जड़ें झाखड़ा होती है। देख लीजिए उसका जड़ कैसा होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जिन पत्तियों की सिरा विन्यास समांतर होता है उनका जो जड़ है वह किस प्रकार से होता है, तो जड़ झाखड़ा होता है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा, तो याद रखिएगा। झाखड़ा में आ गया केला का, है ना, जाली टाइप का होता है, सिरा विन्यास खूब अच्छा से होता है समांतर। तो देखिए उसका जड़ क्या हो गया, झाखड़ा। गेहूं, मक्का, घास, सबका जड़ झाखड़ा हो गया। आगे कहा जा रहा है कि सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधे के बीज विषय में पता लगा सकते हैं कि बीज दो भागों में टूट जाएगा या नहीं, ठीक है। यानी बीज द्विपत्री और एक बीज पत्री भी होता है। कोई कोई बीज को जब जैसे कि बादाम देखते होइएगा तो बादाम का 2 बीज होता है अंदर में, और कोई कोई एक बीज पत्री होता है, जैसे कि लहसुन, ठीक है, बीज पत्री। अगर सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो पौधा का जो द्विबीजपत्री होगा। याद रखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सिरा का विन्यास बोले तो जो पत्ती का जो सिरा था इस प्रकार से जाली टाइप का होगा, ठीक है, जाली टाइप का होगा, उसमें द्विबीज होगा, मतलब 2 बीज पाया जाएगा। जैसे कि चना में 2 बीज, मूली में 2 बीज, गाजर में 2 बीज, भिंडी में 2 बीज, नींबू में 2 बीज। याद रखिएगा। तो जिसका पत्ती क्या होता है, सिरा विन्यास जालिका होगा, इस प्रकार से, है ना, जालिका होगा, उसमें 2 बीज पाया जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछेगा। जिसमें जालिका होगा उसमें 2 बीज पाया जाएगा। कितना बीज, 2 बीज। और मूसलाजर और 2 बीज। जिसकी पत्तियां जालिका होगा उसमें 2 बीज और मूसलाजर, है ना। चलिए आगे, सिरा विन्यास समांतर है तो पौधा एक बीजपत्री होगा। एक बीजपत्री पौधा होगा, जैसे कि मक्का एक बीज होता है, गेहूं में एक बीज होता है, प्याज में एक बीज होता है, लहसुन में एक बीज होता है, ठीक है। जैसे कि पत्ती का जो
शिरा विन्यास समांतर होगा खूब अच्छा से। उसमें क्या होगा, एक बीज होगा। कितना बीज, एक बीज होगा। और जड़ कैसा होगा, तो जड़ जो होगा वो झाखड़ा होगा। याद रहेंगे ना। चलिए आगे देखिए, कुछ पौधों में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि नेफेंथिस, घड़ा के रूप में पत्तियां उसका रहता है, नेफेंथिस का। ठीक है, तो नेफेंथिस बोलते हैं घटपर्णी को, जो मेघालय में पाया जाता है। पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूल नए पौधे बनने में मदद करते हैं। अब फूल के बारे में चर्चा, पत्ती के बारे में हो गया, अब फूल के बारे में जानना है। चलिए, फूल में कितने भाग होते हैं, दलपुंज हो गया, स्त्री केसर, पुंकेसर और बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये भाग आप फूल के देख लिए, सभी भाग के बारे में देख लीजिए। फूल के भाग बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या है, यहाँ पे आप देखे हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फूल के निचली मौजूद हरी पत्तियां जैसी रचनाएं बाह्य दलपुंज कहलाती है। जैसे गुलाब का फूल देखे हैं ना, तो नीचा जो होता है ना, हरा रंग का जो गोटी टाइप का होता है, इस प्रकार से हरा रंग का, उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, बाह्य दलपुंज जड़े हुए भी हो सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, बाह्य दलपुंज जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे कि गुड़हल, कपास, मटर, और अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब, उसके बाद कमल, चमेली, ये अलग अलग हो जाएंगे बाह्य दलपुंज। ठीक है, और जुड़ा भी हो सकता है फूल के साथ। अगर बाह्य दलपुंज जुड़े हुए हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियाँ दलपुंज भी जुड़े हुए हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ये। अगला है कि ये कलियां की रक्षा करते हैं। बाह्य दलपुंज जो होते हैं ना, वो कली की रक्षा करते हैं। जो भी इसमें कली लगते हैं इस प्रकार से, वो कलियों की रक्षा करते हैं बाह्य दलपुंज, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, दलपुंज या पंखुड़ी क्या होता है। पंखुड़ी रंगीन होती है। क्वेश्चन पूछेगा पंखुड़ी कैसा रंग का होता है, तो रंगीन होता है। अलग अलग पौधे फूल की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती है। अलग अलग का अलग अलग होता है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं पंखुड़ी जो है वह रंगीन होता है। पंखुड़ी कीड़े मकोड़े, तितली, भौरे पक्षी आदि को आकर्षित करता है। जो पंखुड़ी जो होता है कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने का काम करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, कीड़ा मकोड़ा को फूल का कौन सा भाग आकर्षित करता है, तो पंखुड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या होता है, पौधे का नर भाग होता है ना, मेल भाग होता है, जिसे पराग या परागकण होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि परागकण किस में पाए जाते हैं, तो पुंकेसर में। स्त्री केसर के बारे में देखिए, ये पौधे का मादा भाग बोले तो फीमेल होता है पार्ट। इसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा अंडाशय और बीजांड किस में पाए जाते हैं, तो स्त्री केसर में। याद रहेगा ना, पौधे के स्त्री केसर में अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल से बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। परागन के पश्चात अंडाशय फल बनाता है और बीजांड भी बनाते हैं। परागन के बाद क्या होता है, अंडाशय में फल बनता है और बीज भी बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा परागन के बाद क्या बनते हैं, तो फल और बीज बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं परागन के बारे में। देखिए परागन कैसे होता है, तो तितली, भौरे पक्षी आदि फूलों पर उनका रस चूसने के लिए बैठते हैं, तब उनके पैरों में परागन चिपक जाते हैं और ये जंतु दोबारा उसी फूल पर उसी प्रकार से दूसरे फूलों पर बैठते हैं, तब परागन स्त्री केसर में चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन होता है, बोले तो फल का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो परागन के बारे में जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कि यहाँ पे कोई फूल है, इस पर कोई तितली बैठ गई, इस पर से उड़ करके ये तितली इस पर बैठी,
तो इस पर जब बैठी तो इसमें का जो परागन है इसमें चला गया, और इसमें जब चला गया तो परागन की क्रिया हो गई, और हो जाने के बाद अंडाशय और हो जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, फल बनेगा और बीज बनेगा। चलिए परागन के प्रकार देख लीजिए क्या प्रकार से होता है। अब हम बताएं कि तितली बैठा, लेकिन केवल तितली से ही नहीं होता है, वायु के द्वारा जोर झोंका वायु चल रहा है, काफ़ी स्पीड में वायु चल रही है, तो इस प्रकार इस फूल पर का पराग उस पर चला जाता है उड़ करके, और परागन हो जाती है। तो वायु के द्वारा भी होता है परागन, कीट के द्वारा भी होता है, जैसे कि मैंने बताया, जल के द्वारा जैसे कि बारिश हुआ तो बारिश से भी परागन झड़ करके दूसरे पुष्पों पर जाते हैं, तो उसमें भी परागन हो गया। जंतु कोई जा करके उसको डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ भी परागन हो जाएगा। पक्षी अगर बैठ गया तभी भी परागन हो जाएगा। उसके बाद है काइरोटेरी फिल्स, चमगादड़ के द्वारा, इसको बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है। घोंघा के द्वारा भी हो जाता है, घोंघा का वैज्ञानिक नाम दिया है मलाकोफिलस बोलते हैं उसको, ठीक है। घोंघा का वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। चलिए अगला है कि कुछ फूल गुच्छे में पाए जाते हैं। कोई कोई फूल जो होता है काफ़ी गुच्छा में, गुच्छेदार फूल गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे कि देखिए गुलदाउदी, गेंदा का फूल देखे हैं, ये भी गुच्छा में पाया जाता है। सूरजमुखी का फूल गुच्छा में पाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर में फूलों की घाटी कही जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड को कहते हैं, याद रखिएगा। अब सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए, तो रेफ्लेसिया है। ये मुर्दे की तरह महकता है, मरा हुआ मुर्दा जो होता है ना, मुर्दे की तरह इसका महकना है ना, सुगंध है, सुगंध तो नहीं बोल सकते हैं, बदबूदार। सबसे छोटा फूल उल्फिया, याद रखिएगा। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, सबसे छोटा उल्फिया, याद रहेगा। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर जाइए, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी लिखिए, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से लोड कर लीजिए, इतना तो जानकारी है आपको। चलिए फूलों के प्रकार, फूलों में माला, फूलों से माला बनाई जाती है ना, शादी विवाह में आपको माला, या नेता लोग को पहनाने के लिए माला। फूलों में फूलों से दवाई भी बनती है, जैसे कि गुलाब के फूल से गुलाब जल बनता है ना। फूलों के आर्निका भी होता है फूल, उससे आर्निका बनता है, एकोनाइट, ये सब फूल से बनता है। चलिए फूलों से रंग बनाए जाते हैं, जैसे कि गुलाब से रंग बनता है, गेंदा से रंग बनता है, जीनिया से रंग बनता है। फूलों से इत्र बनाई जाती है, जैसे कि गुलाब। अस्मत बेगम जो थी ना, अस्मत बेगम जो नूरजहाँ की माँ थी, याद रखिएगा, नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम थी, जो गुलाब से इत्र बनाने की कला सबसे पहले विकसित किया था। याद रखिएगा, गुलाब से सबसे पहले सेंट या इत्र बनाने का काम अस्मत बेगम की थी, जो नूरजहाँ की माँ थी। चमेली से भी बनता है, चमेली का जाते हैं आप लोग, इत्र लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि फूलों को खाया भी जाता है, जैसे कचनार के जो फूल होते हैं उसको कचरी बना के खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको। जैसे कि कचनार, केला का जो फूल है उसका भी बनता है ना। सहजन, तुरई, कद्दू का फूल, क्या सीताफल, कद्दू सीताफल, याद रखिएगा। चलिए घेवड़ा देखें, घेवड़ा का भी फूल से भी बनता है, कचरी बनता है ना, सब्जी बनता है। लौंग केसर भी फूल में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लौंग और केसर क्या है, तो फूल है। क्या है, तो फूल है, लौंग और केसर, याद रखिए। फल के बारे में चलते हैं। फल पौधों के अंडाशय भाग से बनता है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि फल फूलों के अंडाशय भाग से बनता है। क्वेश्चन पूछेगा फल किससे बनता है, तो फल अंडाशय से बनता है। किससे बनता है, अंडाशय से। फल किससे बनता है, तो अंडाशय से बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा। फल 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। बाहरी भाग, बिचला वाला भाग और अंदर वाला भाग। तो फल में 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। कितने भाग हैं ये भी पूछ सकता है। सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, अनारस आदि जो है ये सब फल है ना। कटहल, टमाटर, सीताफल, नींबू है ना, याद रखिएगा। चलिए बीज के बारे में देखते हैं।
फूलों में बीज पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बीज किससे बनता है, तो बीजांड से बनता है। बीज का निर्माण किससे होता है, क्वेश्चन ये पूछेगा। 100% याद रखें, ये क्वेश्चन काफी हिट है। बीज का निर्माण बीजांड से बनता है, बीजांड से होता है। बीज खाए जाते हैं, जैसे कि दालें, मूंगफली, गेहूं, चावल, ये सब बीज है और बीज को हम लोग खाने का काम करते हैं। बीज से तेल निकाला जाता है, जैसे सूरजमुखी, सरसों आदि। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि बीज अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व है। देखिए, बीज अंकुरण आप उगाने का काम करते हैं तो नमी चाहिए, वायु चाहिए, तभी बीज अंकुरित होगा। बीज के अंदर भ्रूण होता है जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाता है। ठीक है, चलिए, बीज 2 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं बीज की ओर। 2 प्रकार का है। फर्स्ट है कि एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में पूछ देगा आपके एग्जाम में कौन कौन आते हैं, तो प्याज, गेहूं, मक्का, चावल, नारियल, ये क्या है, एक बीजपत्री है, क्वेश्चन पूछेगा। द्विबीजपत्री पूछेगा, मूली। मूली का जो बीज देखिएगा तो छोटा सा होता है और 2 गो होता है उसमें। ठीक है, सरसों, सरसों में 2 होता है। इमली, संतरा, टमाटर, द्विबीजपत्री होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नोट कर लीजिए, जाइलम फ्लोएम नामक 2 ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम जल का वहन करता है तथा फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है, याद रखिएगा, समझ लीजिए। तो पौधा में जो जल ऊपर की ओर जाता है, क्या जाता है, जल। पौधे में जो जल ऊपर की ओर जाता है, उस जल को ले जाने का काम जाइलम करता है ना। और जब जल ऊपर जाएगा तब भोजन का निर्माण होगा, और भोजन का जो वहन करने का काम करता है वह फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। तो ज से जल, ज से जाइलम, याद रखिएगा। कुछ विशेष पेड़। अब एक पेड़ देख लीजिए, क्रोटोन का पेड़ क्या होता है। ये पौधा बताता है कि फसल को कब पानी चाहिए, है ना। एक ऐसा पौधा है, बताता है कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। जैसे कोई फसल आप बो दिए और उसमें अगर इसको लगा देते हैं तो पता चल जाएगा कि इसमें पौधे में पानी की आवश्यकता आ गई है। तो क्रोटोन का भी लगा करके आप अच्छे से खेती कर सकते हैं। ठीक है, इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। ठीक है, क्रोटोन का जो जड़ होता है नीचे की ओर नहीं जाता है। गमला में भी आप उगा सकते हैं। जब इन पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चलता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। देख लीजिए कितना अच्छा पौधा है, इससे आप खेती अच्छा से कर सकते हैं। पीपल, यह एक विशाल पेड़ है। इस पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का जो खासियत है, इसमें 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है। चलिए आगे की ओर आते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इनको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल को, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इन वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती है। क्या बात है, जब भी आप गर्मी के मौसम में पीपल के नीचे बैठिएगा आपको हवा काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, बरगद, यह एक विशाल पेड़ होता है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, और इसके छत्र को सहारा देने के लिए शाखाओं से जुड़े जड़ें निकलती है, जिसे स्तंभ कहते हैं ना, नीचे की लटका रहता है इस प्रकार से। चलिए, जिन्हें हम जड़ कहते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बरगद से जो नीचे की ओर लटका होता है जड़, उसको कौन सा जड़ कहते हैं, तो स्तंभ जड़ कहते हैं। हाँ, इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ होते हैं। हाँ, तो होगा ही भाई, जमीन के भीतर जड़। केला देख लीजिए, केला पेड़ नहीं है, याद रखिएगा। पेड़ कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा, तो केला पेड़ नहीं है, यह एक शाख है। बहुत हिट क्वेश्चन है। केला क्या है, देगा पेड़, है ना, या पौधा दे देगा, शाख, दोनों कोई नहीं। तो याद रखिए केला शाख है ना, शाख के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका तना हरा और कमजोर होता है। केले के फल
एवं फूल खाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेफेंथिस जानते हैं, इसको बोलते हैं घटपर्णी। जैसे कि मैं आपको एक फिगर बना के बता देता हूँ, इस प्रकार से होता है नेफेंथिस, और इस प्रकार से इसके ऊपर ढक्कन होता है ना। इसमें जब कोई कीड़ा अंदर जाएगा, ऊपर से ढक्कन बंद कर लेगा और कीड़ा अंदर ही मर जाएगा, सड़ जाएगा और उससे अपना भोजन बना लेता है। तो घटपर्णी जो होता है नेफेंथिस, ये मांसाहारी होता है, या ये कीटभक्षी कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधा है। चलिए, यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेढक, चूहे और छोटे जीवों को भी खा जाता है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े अन्य छोटे जीवों को शिकार करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि ये लंबे घास जैसा होता है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर पतिनुमा ढक्कन लगा रहता है। ढक्कन के बारे में हम बताए हैं ना, फिगर बना करके। चलिए आगे है कि इसमें खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और घड़े में फंस जाते हैं। जो गोल वाला जो घड़ा टाइप का था, इसी में आकर के फंस जाते हैं, ऊपर से बंद कर लेता है और उसे शिकार बन जाता है। मेघालय में पाया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में कि नेफेंथिस कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में। भारत के में पूछेगा तो मेघालय में, और पूरे देश में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। तीनों दे देगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तो सभी मार्क कहिएगा। रेगिस्तानी ओक, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ठीक है, ओक के बारे में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके जड़ में बहुत गहरी होती है, परंतु पत्तियां बहुत कम होती है ओक में। इसके तने में पानी जमा रहता है। क्या होता है, इसके तने में पानी जमा रहता है ना। जब इस क्षेत्र में पानी कम होती है, तब यहाँ के निवासी तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं, है ना। जब पानी की कमी होती है तो इसी के तना में पतला पाइप डाल करके लोग पानी पीने का काम करते हैं। ठीक है, तो ओक के बारे में जान गए। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं। खेजड़ी, इससे भी सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें। खेजड़ी वृक्ष से, खेजड़ी है, यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, इसकी लकड़ियाँ में कीड़ा नहीं लगता है। उसके बाद है इसकी फलियों की सब्जी बनती है खेजड़ी का। इसकी छाल दावा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो ये खेजड़ी है, ये क्वेश्चन हिट बनेगा खेजड़ी से। अगला है क्षेत्र के आधार पर पौधे के प्रकार। फर्स्ट है पौधे का प्रकार मरुद्भिद पौधा। मरुद्भिद क्या होता है समझिए अच्छे से, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये पौधे मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती है। इनमें पत्तियां छोटी होती है या फिर पत्तियां कांटे के रूप में ले लेती है, जिससे वाष्प उत्सर्जन कम हो या न हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नागफनी में तना हरा और गूदेदार होता है। ठीक है, और मोम परत से ढका होता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण होता है। नागफनी में क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो तना से ही होता है। चलिए, बबूल, किक्कर और कैक्टस आदि भी क्या होते हैं, इसमें भी तना से होते हैं प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला, चलिए समोद्भिद। समोद्भिद में है कि ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें तना ठोस शाखायुक्त होता है। इसके पत्ते साधारणतया बड़े, चौड़े और पतले और भिन्न आकार के होते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, मटर, गेहूं, धान आदि। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि समोद्भिद पौधा कौन सा है, तो मक्का, मटर, गेहूं आदि। मरुद्भिद कौन सा है, बबूल, किक्कर और कैक्टस। क्वेश्चन बन जा रहा है यहीं से। चलिए, जलोद्भिद। जलोद्भिद ये पौधा जल में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है। इन पत्तियों में मोम की परत जैसी होती है, जैसे कि कमल। ठीक है, जलोद्भिद में कमल होता है। चलिए, जलमग्न पौधे में पत्तियां पतली और संकीर्ण होती है, जैसे कि हाइड्रिला। तो क्वेश्चन पूछेगा कमल, जल लिली,
हाइड्रा ये जो है वह कैसा है पौधा, तो जलोद्भिद पौधा है। क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है। लवणोभिद ये पौधा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा को क्या कहते हैं, तो लवणोभिद कहते हैं, ठीक है। और इन पौधे में जड़ जमीन के ऊपर की ओर निकलता है। इसमें क्या होता है, जड़ जमीन के ऊपर निकलता है, जमीन नीचे है और जड़ इसका ऊपर निकल रहा है। जैसे कि मैंग्रोव वन, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैंग्रोव वन जो है वह किस प्रकार का पौधा है, तो लवणोभिद पौधा है। क्वेश्चन ये बन गया। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। इसको सुंदरी पेड़ भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये जो टॉपिक हुआ पूरा खत्म हुआ, पौधा जो टॉपिक है पूरा खत्म हुआ। और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ऑनलाइन बोर्ड स्टडी मेरे चैनल का नाम है, और जनवरी का जो रिजल्ट है मेरे यहाँ से ऑफलाइन क्लास चलता था। इन स्टूडेंटों ने 6 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, जिसमें 5 क्वालिफाई हो गया मेरे यहाँ से, और एक फेल किया, मात्र 2 नंबर से छूट गया उसका, ठीक है। तो 5 क्वालिफाई किए मेरे यहाँ से, ठीक है। और एक 2019 में मेरे यहाँ 3 स्टूडेंट पढ़े, तीनों का चयन हुआ, जिसमें एक का ही फोटो मेरे पास मिल पाया है। 6ठे चरण में इनका शिक्षक नियोजन हो गया है। ज्वाइनिंग लेटर तुरंत मिलने वाला है, दिसंबर महीना में बोला गया है कि मिलेगा। तो ये नीरपुर प्रांत के पास अपोजिट साइड साहेबगंज में चलता है बैच, ठीक है। और बैच जो है वह 21 तारीख से 3 बजे से शुरू होने वाला है। तो ऑनलाइन भी क्लास मैं आपको उपलब्ध करा दिया, और ऑफलाइन भी क्लास मैं आप सभी को आज टॉपिक के अनुसार करा दिया। और पर्यावरण में जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। ये पौधा जो है ये क्लियर हो गया पौधा। उसके बाद पशु, जितने भी टॉपिक है, आश्रय, भोजन, पानी, भ्रमण, सभी टॉपिक को मैं कराऊंगा एक एक वीडियो में। तो 6 टॉपिक है, तो 6 वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा पर्यावरण, और आपका तैयारी काफ़ी बेटर हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़े हैं। PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम लोड कर लीजिए, टेलीग्राम, और लोड करने के बाद मोबाइल नंबर मांगेगा, उस पर जा कर के लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, और जैसे ही आएगा आपको हरा रंग का, ग्रीन रंग का एक संकेत रहेगा, उसी में आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको PDF मैं दे दूंगा, आप लोगों का हो जाएगा क्लियर। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और आगे और पढ़ना है तो जरूर बताएं कि आगे का टॉपिक किसी प्रकार से पढ़ाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।